चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच, तो आइए करते हैं। देखिए पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था। तो हमने 1 और 2 के मध्य या बीच एक अपरिमेय संख्या जब ज्ञात किया था तो सीधे सीधे हमने लिख दिया था करड़ी में 2 या करड़ी में 3। ठीक है, किस प्रकार से वो आएगा आज हम उसको सीखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक फॉर्मूला सूत्र होता है कि दो संख्याओं यदि वो a तथा b है मान लिया गया है तो उनके मध्य या उनके बीच की एक अपरिमेय संख्या वही होगा करड़ी में a इंटू बी। याद रखिएगा, करड़ी में a इंटू बी, अंडर रूट a इंटू बी। तो चलिए करते हैं, इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूले से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं, आइए कर देंगे। यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर 2 है। हमको बस रख देना है सूत्र में, यानी कि इस सूत्र में रख देना है करड़ी में या रूट 1 का मान a का मान 1 है और इंटू b का मान 2 है। तो हो जाएगा ये 2 का जब 1 में गुणा करेंगे 2 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले 6 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। तो इसमें 4 क्वेश्चन कुल दिया है। पहला देखते हैं। पहला है अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 2। आइए चेक करते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a कितना है? रूट 2 है, इंटू b कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना? 2 प्लस 2 जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 2 का 2 में होगा 4 और ये रूट 2। इस प्रकार से ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा? 4 2 6 और प्लस 4 रूट 2। तो देखिए यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब भी वो पूरा अपरिमेय होता है, और एक अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी वो अपरिमेय संख्या होता है, और यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तब भी वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें क्या किया गया है? एक परिमेय संख्या को जोड़ा गया है, तो इसका जो योगफल पूरा आया है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसा है? अपरिमेय। ये कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगला दिया है दूसरा 2 माइनस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला ये भी बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 2 है और b की जगह करड़ी में 2। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। तो जब ये घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 2। देखिए 2 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 2 इंटू a की जगह रूट 2 और इंटू b की जगह रूट 3। अब देखिए क्या होगा? जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3 प्लस ये 2 तो यहाँ रहेगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए
यहाँ पर है क्या, दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो इस तरह से यदि गुणा हो रहा है, ये नंबर ऑफ रूट्स यदि इक्वल रहते हैं तो गुणा जब किया जाता है तो एक रूट लिखा जाता है और अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 2 3 5 और प्लस 2√6 यानी 5 + √6। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया कि जब किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो योगफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अतः यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन है 4th, 3 + √2 दूसरे ब्रैकेट में 2 - √3 तीसरे ब्रैकेट में 3 - √2 और चौथे और आखिरी ब्रैकेट में है 2 + √3। ठीक है, इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 और 2, यहाँ पर भी है 3 और √2 और इसमें क्या है 2 और 3, 2 और 3। तो देखिए ये जो है इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है, तो क्या करते हैं हम पहले पास पास कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + √2, इस तरह से 2 + √3 हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस नियम से ये हमने संख्याओं को आगे पीछे किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि 3 + √2, 3 - √2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a + b, a - b का फार्मूला बन गया और यहाँ से यहाँ तक भी a - b और a + b का फार्मूला बन गया। होता क्या है, a + b और a - b का क्या होता है, a² - b²। ठीक है, इसी में हमको रख देना है। तो कैसे करेंगे, a की जगह पहले यहाँ से यहाँ तक हल कर लेते हैं। a² - b² यानी कि a² मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b मतलब √2, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर है √2। ठीक है, देखिए a² - b², a है a² - b है तो b का स्क्वायर। ये पूरा हो गया, फिनिश। ठीक है, अब ये करते हैं, ये ब्रैकेट में तो ब्रैकेट लगा देते हैं और ये भी ऐसे करते हैं। ये a है, देखिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस होता है फॉर्मूला में, तो माइनस b की जगह कितना है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे हम आगे हल करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारा 1। तो ये कितना आया 7। 7 कैसी संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है। 8 में कहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला जो कथन है वह है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या होती है, वो उसमें परिमेय संख्या भी होती है, यानी कि परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इन दोनों का जब जोड़ा बनता है, समूह बनता है, तो वो समूह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती, सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यदि ये कहा होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि उसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, पहला क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। कैसे होगा, कारण इसका क्या होगा कि संख्या रेखा पर हम सिर्फ
वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। हम संख्या रेखा पर सिर्फ वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करते। प्राकृत को नहीं करते हैं, किसको करते हैं? वास्तविक संख्याओं को हम सिर्फ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यही इसका कारण होगा कि ये m के रूप का नहीं होगा यदि m प्राकृतिक संख्या है। यदि ये वास्तविक संख्या है तब ये कथन सत्य होता। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी हमने चर्चा किया था ना, वही आ गया। अब की बार पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं सिर्फ अपरिमेय थोड़ी होती हैं, उनमें परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो इसलिए ये भी कथन क्या हो गया? असत्य। कारण आपको पता है क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय। इस प्रश्न में तो कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो इसलिए ये कथन असत्य हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या पूछा है कि वर्गमूल, क्या सभी परिमेय संख्याओं का वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा पूछा है। तो ये बात एकदम क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लेते हैं। मान लीजिए हम वर्गमूल 16 का ले रहे हैं, तो इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ का होता है, तो सभी का तो नहीं होता, इसलिए पहला कथन तो असत्य हो गया। आगे कहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल दिखाइए। हमने दिखा तो दिया यहाँ पर, लेकिन कोई और उदाहरण ले लेते हैं। आइए 25 ले लेते हैं। 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 5। 5 भी कैसा है? परिमेय संख्या है। हम 36 ले लेते हैं। 36 का भी क्या होगा? 6। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को प्रदर्शित कीजिए। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम परिमेय संख्याओं को तो आसानी से दिखा लेते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना थोड़ा सा जटिल काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आइए एकदम सरलतम ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर संख्या रेखा बना दिया। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि मैंने पहले से ही एक इकाई दूरी शायद आप देख पा रहे हैं स्केल में, यहाँ से यहाँ। ठीक है, लाइट के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से यहाँ इस तरह से एक इकाई दूरी मैंने यहाँ पर मेज़र करके लिया है। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कंपास उठाएंगे। ठीक है, कंपास ये रहा गोला प्रकार। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम जहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 से हम 1 सेंटीमीटर यानी एक इकाई, जितना हमने ये ले रखा है एक इकाई, प्रत्येक इकाई उतना ही दूरी का हम इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे। और ये जो लंब होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी इकाई हमने ये ले रखा है। एक इकाई ये है तो एक ये भी होगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए करना क्या है कि इसको इससे हमको मिला देना है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक नई, ये यदि A है और ये यदि B है तो ये क्या हो जाएगा? C। ठीक है, अब देखिए ये भी एक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक, और ये भी हमने एक लिया तो ये भी एक है, तो ये क्या होगा? √2। कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज बन गया, सम्मुख भुजा कर्ण होती है और ये दोनों भुजाएं लंब और आधार हैं। तो इसमें होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है वो भी 1 है, आधार कितना है वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये बचेगा 2। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, जब यहाँ पर हम वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब कर्ण कितना है, करड़ी में 2। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, अगला स्टेप, इस बिंदु C से, बिंदु C यहाँ पर है, इस बिंदु C से हम एक इकाई मतलब ये जो दूरी हमने लिया है 1 इकाई, ये सब इतना ही इस रेखा AC पर हम लंब बनाएंगे। ठीक है, इस बिंदु C पर भुजा AC के बिंदु C पर हम एक लंब कितने सेंटीमीटर का, कितने इकाई का बनाएंगे, 1 इकाई का। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई है, तो ये रहा 1 इकाई का लंब। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 1 इकाई का लंब। अब क्या करेंगे, हम इसको एक नया नाम दे देंगे, इसको चलिए कहते हैं ये क्या है, D है। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, A से। जब इसको मिलाएंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये AC कितना है, ये AD निकालेंगे, AD स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कर रहे हैं, AD कर्ण है, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। CD कितना है, CD ये हमने 1 लिया था तो ये 1 होगा, प्लस AB कितना है, AB नहीं, AC कितना लिया नहीं था, वो √2 था ही, तो ये स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, और ये कितना हो जाएगा 3। और यहाँ से जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्ष का, दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू √3, मतलब ये जो लंबाई है AD वो कितनी है, √3 है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे कि इस भुजा AD के बिंदु D से, भुजा AD के बिंदु D से हम फिर से 1 इकाई इस पर लंब खींचेंगे, 1 इकाई इस पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो इस बिंदु से इस तरह हम इस पर 1 इकाई का लंब बना दिया, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या है, E है। ये बिंदु कौन सा है, E है। अब क्या करेंगे, इसको हम A से मिला देंगे, E को A से मिला देंगे। ठीक है, E को हम A से मिला देंगे, तो ये जो AE इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, √4। कैसे, आइए चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में रख करके। पाइथागोरस प्रमेय इस पर कैसे लागू होगा, कर्ण यही 90 अंश का कोण बन रहा है, ये देखिए ये त्रिभुज है ADE, ये देखिए ADE एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, AE का स्क्वायर बराबर ED का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने फिर से इसको 1 लिया है, 1 इकाई, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये AD कितना है, √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 4, और AE स्क्वायर बराबर 4, तो AE बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, मतलब ये 4 कहिए, √4 कहिए या 2 कहिए। ठीक है, अब इसी तरह से √5, तो √5 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस भुजा AE पर बिंदु E पर हम क्या करेंगे, 1 इकाई का लंब डालेंगे, लंब खींचेंगे। तो आइए करते हैं। लंब खींचने के लिए आपको अपना स्केल, ट्रांसपेरेंट स्केल लेना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर लंब बना दी। लंब बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ का जो कोण है वो 90 अंश का हो। ठीक है, और ये भी जो इकाई है, दूरी है, वो कितनी है, 1 इकाई की। ये जो लंबाई है ना यहाँ की, वो 1 इकाई है। अब की बार इस बिंदु को हम F मान लेते हैं और F को हम A से मिला देते हैं। ठीक है, F को हमने A से मिला दिया
तो ये जो दूरी है f है वो कितना है, √5। कितना है, √5। अब इसी को हमें, अब देखिए इसी को क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमको कंपास का यूज करना पड़ेगा, कंपास इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से देखिए ये जो इसका पॉइंट है इसको हम रखेंगे बिंदु ए पर, और ये जो है पेन या पेंसिल जो भी आप यूज करें, आप पेंसिल यूज करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। कहाँ रखेंगे हम, एफ पर, एफ पर रखेंगे। तो ये जहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने एफ पर रखा इसको, ठीक है, हमने इसको एफ पर रखा और यहाँ पर एक को हमने वो बना दिया हाफ सर्कल। ये जहाँ पर काट रहा है नंबर लाइन को, जिस जगह पर ये काट रहा है एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पर क्या होगा, √5। ये यहाँ काट रहा है तो यहीं पर क्या होगा, √5। अच्छा आइए और भी चेक करते हैं। ये जो है √2 का है, ये जो है ये √2 का है। आइए देखते हैं क्या ये, सॉरी √4 का है। √4 मतलब 2, मतलब एग्जैक्ट इसको यहाँ पर आना चाहिए। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। हमको सावधानी से ये करना पड़ेगा कि इतना ही हम चाप लें, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट ये 2 पर पड़ रहा है। देखिए आप ये नीचे वाली लाइन को देखिए, ध्यान दीजिए, आप इस लाइन को ध्यान दीजिए, नीचे वाली को। हमने जब चाप सही से लिया यहाँ तक, तो ये जो आ रहा है वो सेम एकदम एग्जैक्ट आकर के 2 हमने जहाँ पर इंगित किया था वहीं पर मिल रहा है। क्यों 2 पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी करड़ी में 4 है, करड़ी में 4 का मतलब 2, तो ये इस जगह पर आया। अब √3 का मान जो होता है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में होता है। इसका मतलब यहाँ से जब मिलाएंगे तो वो 1 से 2 के बीच में ही आएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं कि यह है क्या। तो इसमें किया क्या गया है कि यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन बनाया जिसको संख्या रेखा हमने कहा, और फिर यहाँ पर हमने इतना ही दूरी लेकर के इस पर लंब लिया, और उस लंब को का जो शीर्ष है बिंदु सी, उसको हमने ए से जब मिला दिया तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये कर्ण है, कर्ण की जो लंबाई है ये करड़ी में 2 है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो गया, √2। इसी तरह से हमने भुजा AC के बिंदु C पर लंब बनाया, और जिसके जो लंब बना उसका वो CD है, और CD का जो बिंदु D है वहाँ से हमने A को मिलाया, और इस तरह से एक त्रिभुज ACD बन गया जिसमें AD यानी कि ये भुजा √3 है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, उसी तरह से हमने अब की बार भुजा AD पर बिंदु D से एक लंब बनाया, और लंब ED के बिंदु E से E को हमने A से मिला दिया, जिससे ADE त्रिभुज बन गया, और AD त्रिभुज में AE यानी कि AE ये जो कर्ण है वो कितना है, √4। तो √4 का वैल्यू 2 होता है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। इसी तरह से फिर हम भुजा AE के बिंदु E पर एक लंब बनाया, और ये लंब की लंबाई कितनी है, उतनी ही है जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, अर्थात ये दूरी ये सभी आपस में समान है। ये दूरियाँ सभी आपस में क्या हैं, समान है, एक इकाई की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये √4 है, सॉरी √4 है, और ये 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। ये जो कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, √5। और √5 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, √5 है। तो हमने क्या किया, अब की बार कंपास से हमने चाप लिया। ठीक है, देखिए इतना चाप हमने लिया, देख पा रहे हैं आप, हमने क्या किया, इतना चाप लिया। ठीक है, अब देखिए चूँकि इतना जो हमने चाप लिया, ये जब हम ऐसे इसको मिलाएंगे, वृत्त बनाएंगे ए को केंद्र मान करके, तब ये जो दूरी है ये समान आएगी। क्यों समान आएगी, क्योंकि यहाँ जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इसको मिला दिए
तो ये आकर के इस बिंदु पर काट रहा है, और 4 वाले को यहाँ से हमने जब यहाँ तक चाप लिया और इसको जब मिलाया, तो अब चूँकि 4 करड़ी में 4 मात्रक हमने चाप लिया, इसका मतलब 2 होता है। तो जब ये हम मिलाएंगे इसको, तो ये आकर के बिंदु 2 पर ही प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और उसी तरह से 3 और करड़ी में 2, हमको पूछा क्या था, करड़ी में 5, तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये हो गया √5, ठीक है। तो √5 को दिखाने के लिए हमको √4, √3, √2 भी दिखाना पड़ेगा। ये सभी कैसे हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से। एक और सरल तरीका है, हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना देते हैं, 0, 1, 2 इस तरह से, और हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को निर्देशित कर देते हैं। करड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1, और ये हो गया मान लीजिए करड़ी में 2, और यहाँ पर हो गया करड़ी में 3, और ये जो 2 है ये है करड़ी में 4। करड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, और इसके तुरंत बाद क्या आएगा, करड़ी में 5, और इसके तुरंत बाद क्या आएगा, करड़ी में 6, और पूछा क्या था, करड़ी में 5। चाहे इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए।